Hello students, hope you all are fine and you are not wasting your time and you are focusing on your studies. In our previous video we have studied or we have proved that second law is the important law of motion or second law is the real law of motion. As we in that video we have proved that first law is also related to the second law and the third law is also related to the second law. With this we are going to study the next topic related to the class 11th physics. The next topic is related to the connected motion. So what is connected motion? We are going to study this in detail. Let us consider the body of mass m1 and m2. एक बॉडी है जिसमें दो मासेस इन्वॉल्व रहेंगे, एक का मास m1 और एक का मास m2 है और m1 मास m2 मास से बड़ा है और a कॉमन एक्सेलरेशन है पूरे सिस्टम का कि हम एक एक बॉडी के एक्सेलरेशन को कंसीडर नहीं कर रहे एंड वी आर कंसीडरिंग द कॉमन एक्सेलरेशन ऑफ द सिस्टम. नाउ ऑन हैवियर बॉडी वी हैव. अब ये इक्वेशन किस तरीके से डिवाइड की जाएगी? हैवियर बॉडी के लिए जो इक्वेशन एग्जिस्ट करेगी वो होगी m1g माइनस टी इज इक्वल टू m1a, जहाँ पर t क्या है? टेंशन है जो ऊपर की तरफ एक्ट कर रहा है. m1g क्या है? वेट है बॉडी का जो नीचे की तरफ एक्ट कर रहा है और m1a हमारा नेट डाउनवर्ड फोर्स है. किस तरीके से इसमें हम लोग हमारा जो कनेक्टेड मोशन है उसमें जो सिस्टम है वो किस तरीके से रहेगा? मेरे पास एक पुल्ली है, उस पुल्ली पर मेरे पास दो मास सस्पेंशन में है जो कि दिख रहा है आप लोगों को, ठीक है. जो मास m1 है वो हैवियर है मास m2 से. दोनों मासेस की जो टेंशन है वो ऊपर की तरफ है. टेंशन बेसिकली एक फोर्स होता है जो हमने इस केस में दोनों बॉडीज़ के लिए वो जो टेंशन फोर्स है वो अपवर्ड्स रहेगा, क्योंकि हमने पढ़ा था कि अगर एक्शन है तो रिएक्शन भी होगा, जो कि हमारा थर्ड लॉ कहता है. जैसे हमारी जो बॉडी फर्स्ट है, जो हमारा मास m1 है जो कि m2 से बड़ा है, तो उस पर टेंशन t रहेगा, m1g उसका मास होगा, तो m1g माइनस टी की वैल्यू हमारी ma के बराबर होगी या m1a के बराबर होगी, जहाँ पर m1 इस पहली बॉडी का मास है. अब ये बॉडी हैवियर है, m1 मास हैवियर है और m2 मास हमारा लाइटर है, इसीलिए ये जो चीज़ है नीचे की तरफ होगी. ये चीज़ से आई सिंपली वांट टू टेल यू कि ये जो बॉडी है ये नीचे की तरफ है और ये बॉडी ऊपर की तरफ है, बिकॉज एक चीज़ बहुत सिंपल है और अंडरस्टूड सी है, नॉन है कि क्योंकि m1 मास बड़ा है तो वो इधर नीचे है, जो m2 मास है वो छोटा है तो वो ऊपर की तरफ है. तो हैवियर बॉडी पर जो हमारी इक्वेशन रहेगी वो रहेगी m1g माइनस टी इज इक्वल टू m1a. m1a हमारा नेट डाउनवर्ड फोर्स है, m1g हमारी नीचे की तरफ एक्ट कर रहा जो उसका वेट है वो है, और टी टेंशन है जो ऊपर की तरफ एक्ट कर रहा है. वो जो इक्वेशन अभी तक हमने अपने फर्स्ट पेज में देखी थी दैट इज़ रिलेटेड टू द हैवियर बॉडी और दैट इज़ रिलेटेड टू द बॉडी ऑफ मास m1. सेकेंड जो केस है वो लाइटर बॉडी के लिए है या बॉडी ऑफ मास m2 के लिए है. इन दिस केस जो इक्वेशन है वो ये बन जाएगी t माइनस m2g इज इक्वल टू m2a. जो इक्वेशन है वो t माइनस m2g इज इक्वल टू m2a बन जाएगी. अब नेट जो अपवर्ड फोर्स एक्ट कर रहा है, नेट जो अपवर्ड फोर्स लग रहा है इस सिचुएशन में वो t माइनस m2g है, ठीक है. और जो हमारी अपवर्ड एक्सेलरेशन है वो हमारी a है, इसलिए मैंने इस इक्वेशन को लिख दिया कि t माइनस m2g मेरा m2a के बराबर है. तो मैंने यहाँ से दो इंपॉर्टेंट इक्वेशन अभी तक हम लोगों ने प्रूव की हैं, ये मैंने आप लोगों को बताई है. पहली है m1g माइनस टी इज इक्वल टू m1a और दूसरी है t माइनस m2g इज इक्वल टू m2a. अब मैं दोनों इक्वेशंस को ऐड कर देती हूँ. एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2 क्या आ जाएगा हम लोगों के पास कि m1g माइनस टी प्लस t माइनस m2g इज इक्वल टू m1 प्लस m2 इंटू a. मैंने दोनों इक्वेशंस को ऐड कर दिया कुछ इस तरीके से कि लेफ्ट साइड से ऐड हो गई और राइट साइड से ऐड हो गई. इसके बाद m1 माइनस m2 पे कॉमन ले सकती हूँ, तो मैं इसको लिख दूंगी m1 माइनस m2 इंटू जी इज इक्वल टू m1 प्लस m2 इंटू a.
तो हम लोगों के पास यहाँ से आ जाएगा A इज इक्वल टू M1 माइनस M2 इंटू जी बाई इन टू और डिवाइडेड बाई M1 प्लस M2। तो मैंने यहाँ से एक इम्पॉर्टेंट एक्सेलरेशन का फॉर्मूला in the case of pulley or in the case of connected motion, I have proved this formula. Now on dividing the two important equations, equation 1 मेरे बच्चों जो मैंने M1G माइनस G इज इक्वल टू M2G M1G माइनस M1A इज इक्वल टू T वाली इक्वेशन या फिर M1G माइनस T इज इक्वल टू M1A वाली इक्वेशन जो मैंने बताई थी वो है, वो इक्वेशन 1 है और ये मेरी इक्वेशन 2 है। तो अगर मैं इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को डिवाइड कर दूँ तो क्या आ जाएगा, M1G माइनस T डिवाइड बाई T माइनस M2G इज इक्वल टू M1 बाई M2। अब आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हैं तो मेरे पास बन जाएगा M1 M2G माइनस T M2 इज इक्वल टू M1T माइनस M1 M2 इंटू G। तो ये इधर आ गया तो ये बन गया, इधर माइनस का था इधर आके प्लस का बन गया तो ये बन गया 2M1 M2G इज इक्वल टू T इंटू M1 प्लस M2। तो T जो स्ट्रिंग पर टेंशन लग रहा है, टेंशन इन स्ट्रिंग जो है, टेंशन इन स्ट्रिंग क्या है बेसिकली कि मेरे पास ये पुल्ली है, इस पर से एक स्ट्रिंग या एक वायर जा रही है जिसपे दोनों साइड्स पर दो मास सस्पेंडेड है, एक मास हैवियर है तो एक मास लाइटर है। तो इस सिचुएशन में इस पुल्ली पर कुछ टेंशन या कुछ फोर्स तो लगेगा ही। तो उसका जो एक्सप्रेशन है वो ये है कि 2M1 M2G बाई M1 प्लस M2। तो मैंने यहाँ से दो इंपॉर्टेंट एक्सप्रेशंस हम लोगों ने प्रूव किए इस केस में कि टेंशन T हमारा 2M1 M2G बाई M1 प्लस M2 है और एक्सेलरेशन हमारा M1 माइनस M2G डिवाइड बाई M1 प्लस M2 है। We have proved these two important things. Now next topic है सिस्टम विद वेरिएबल मास, रॉकेट। ये रॉकेट को एक वेरिएबल मास सिस्टम क्यों कहा जाता है वो भी हम इसी में देखेंगे। जो मास ऑफ रॉकेट है वो कांस्टेंट नहीं रहता, क्योंकि हो सकता है कुछ आप लोगों में से कुछ को पता भी हो कि जो रॉकेट का ज़्यादा से मास होता है, ज़्यादातर जो मास रॉकेट का होता है वो उसके अंदर भरे हुए फ्यूल का होता है। और आप लोग जानते हैं कि रॉकेट चल रहा है तो फ्यूल बर्न हो रहा है, ठीक है, फ्यूल बर्न हो रहा है तो मास चेंज हो रहा है, द फ्यूल बर्न्स एंड हेंस द मास चेंजेस। इसीलिए द मास ऑफ रॉकेट डज नॉट रिमेन कांस्टेंट, मोस्ट मास ऑफ रॉकेट इज ड्यू टू द फ्यूल। जो रॉकेट का मोस्ट जो मास जो मेन मास रहता है वो फ्यूल की वजह से रहता है, द फ्यूल बर्न्स एंड हेंस द मास चेंजेस। कंसीडर द फ्लाइट ऑफ रॉकेट अपवर्ड्स एट टाइम t इज इक्वल टू 0। अब वही हम कुछ रेफरेंस कंडीशन लेंगे कि हमने एक रॉकेट लिया वो ऊपर की तरफ उड़ रहा है, टाइम t इज इक्वल टू 0 पर m0 मास है रॉकेट का जिसमें फ्लूइड का मास इंक्लूडेड है, यानी कि m0 मास है रॉकेट प्लस फ्यूल का, जो रॉकेट की बॉडी का मास है, जो रॉकेट के अंदर के पार्ट्स का मास है और फ्यूल को मिला करके जो मास है वो m0 है हमारा। आफ्टर दैट जो v0 है वो हमारी रॉकेट की वेलोसिटी है। एट टाइम t हमारा m मास है रॉकेट का जो रह गया, m इज द मास ऑफ रॉकेट लेफ्ट। ऐसा क्यों कहा है मैंने, क्योंकि हम जानते हैं कि हमारा जो रॉकेट है वो फ्लाइट, वो ऊपर की तरफ उसकी वो फ्लाइट मोशन में अपने हैं, यानी कि वो ऊपर की तरफ उड़ रहा है, तो वो उड़ रहा है तो उसका फ्यूल बर्न हो रहा है। तो m मास है रॉकेट का जो बचा, m0 मास उसका टाइम t इक्वल टू 0 पर था। आप ये मान लो कि m0 मास तब था जब कोई भी फ्यूल उसका बर्न नहीं हुआ था। अब रॉकेट उड़ रहा है, उसका फ्यूल बर्न हो रहा है, तो जो मास बचा रॉकेट का वो हमारा m है। v हमारी क्या है कि रॉकेट जब चल रहा है तो उसे कितनी वेलोसिटी एक्वायर की, सो v इज द वेलोसिटी एक्वायर्ड बाय द रॉकेट। नाउ m0, ऑब्वियस ही बात है कि m0 m से बड़ा होगा, m0 m से बड़ा होगा क्योंकि जो इनिशियल मास है वो ज़्यादा है और अब रॉकेट उड़ रहा है तो उसका फ्यूल ख़त्म होता जा रहा है, उसका मास कम होता जा रहा है, तो m0 मास इनिशियल मास m मास से बड़ा होगा। और जो वेलोसिटी, क्योंकि अब उसका मास रॉकेट का घट रहा है जब वो उड़ रहा है, क्योंकि फ्यूल बर्निंग की प्रोसेस स्टार्ट हो चुकी है, तो वेलोसिटी उसकी बढ़ती जा रही है,
क्योंकि वो लाइट बॉडी बनता जा रहा है तो उसकी वेलोसिटी बढ़ रही है. सो ड्यू टू दिस टू सिंपल कंडीशंस एम नॉट हमारा एम से बड़ा रहेगा और वी नॉट से बड़ा हो जाएगा. एट टाइम डी टी डी एम डिक्रीज इन मास ऑफ रॉकेट है, डी वी इंक्रीज इन वेलोसिटी ऑफ रॉकेट है और वी जी वेलोसिटी ऑफ एग्जॉस्ट गैसेज है. वेलोसिटी ऑफ एग्जॉस्ट गैसेज का मतलब क्या है कि जब हम लोगों की जो गैसेज हैं वो एग्जॉस्ट हो रही हैं, ख़त्म हो रही हैं, तो जो गैसेज एग्जॉस्ट हो रही हैं, अब आपका जो हेलीकॉप्टर है वो चल रहा है, ठीक है, जो गैस पीछे से निकल रही है वो एटमॉस्फेयर में जा रही है, वहाँ से तो वेस्ट हो गई, एग्जॉस्ट हो गई, तो वो जो गैस हम लोगों की एग्जॉस्ट हो रही है उसकी जो वेलोसिटी वो वीजी है. अब लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम क्या कहता है कि एम वी, एम हमारा रॉकेट का मास है, वी हमारी वेलोसिटी है रॉकेट की, वो एम माइनस डी एम मल्टीप्लाइड विथ वी प्लस डी वी होगा, क्योंकि डी एम मास जो रॉकेट का डिक्रीज हो रहा है वो है और वेलोसिटी जो रॉकेट की बढ़ रही है वो वी है, तो इसलिए माइनस और प्लस का साइन लिया गया. तो एम वी इज इक्वल टू एम माइनस डी एम इंटू वी प्लस जी वी प्लस डी एम इंटू माइनस वी जी, क्योंकि जो उस रॉकेट में से गैस एग्जॉस्ट हो रही है, रॉकेट आगे की तरफ जा रहा है, पीछे से जो गैस निकल रही है उस रॉकेट में से, जो एयर एस्केप हो रही है वो तो पीछे की तरफ ही निकल रही है, उसका जो मोशन है वो पीछे की तरफ है, बैकवर्ड है, जो रॉकेट का मोशन है वो फॉरवर्ड है, इसलिए हमारा जो वीजी है वो नेगेटिव या माइनस साइन एक्वायर करेगा. तो हम लोग इन सब चीज़ों को देखते हुए जो इक्वेशन है अपनी वो बन जाएगी एम वी इज इक्वल टू एम माइनस डी एम इंटू वी प्लस जी वी प्लस डी एम इंटू माइनस वी जी. तो ये क्या बन जाएगा, एम वी इज इक्वल टू एम वी प्लस एम डी वी माइनस डी एम वी माइनस डी एम डी वी माइनस डी एम इंटू वी जी. मैंने कुछ नहीं कहा, मैंने जो भी टर्म्स थी उनको खोल दिया है, और डी एम और डी वी दोनों ही बहुत छोटे हैं तो इस इक्वेशन को हम लोग नेग्लेक्ट कर देंगे. डी एम डी वाली इक्वेशन हम लोग कंसीडर नहीं करेंगे क्योंकि डी एम और डी वी बहुत छोटे छोटे टर्म्स हैं तो हम कंसीडर नहीं करेंगे. अब डी एम एंड डी वी दोनों स्मॉल है तो इस इक्वेशन को इस तरीके से लिखा जा सकता है क्योंकि कुछ टर्म्स कैंसिल हो जाएंगी राइट साइड और लेफ्ट साइड से, और डी एम डी वी हम लोगों का कैंसिल हो गया. विद दिस वी आर गोइंग टू कंटिन्यू द नेक्स्ट टॉपिक फ्रॉम द नेक्स्ट वीडियो. तो एक चीज़ मैं कहना चाहूँगी, क्योंकि आपके एजुकेशन सिस्टम का एक, यार एजुकेशन सिस्टम का एक इम्पॉर्टेंट पार्ट रहता है आपकी फ़ीस. तो अगर जिस बच्चे ने अपनी फ़ीस डिपॉजिट नहीं की है, डिपॉजिट द फीस एट द अर्लीस्ट and be regular with the videos, don't waste your time. With this we are going to complete this topic and we are going to consider the next topic from the next video. तो आज मैंने आप लोगों को कराया है रॉकेट के बारे में, जिसको हम सिस्टम ऑफ वेरिएबल मास भी कहते हैं, और हम लोगों ने किया है अपना इसके अपनी जो फर्स्ट की सिचुएशन है, जो अपना कनेक्टेड मोशन है उसके बारे में, इसके बारे में पढ़िएगा, टाइम मत वेस्ट कीजिएगा एंड बी रेगुलर विद द वीडियोज़.